हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। करेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस का या सीजीएल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, जो कि पूछा गया था 9 मार्च 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। प्रश्न है, वारली पेंटिंग भारत के ... राज्य की लोक पेंटिंग है। किस राज्य की पेंटिंग है वारली पेंटिंग? ये पूछा गया था। ऑप्शन में दिया है मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। क्या है वारली पेंटिंग, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वारली पेंटिंग ये किस राज्य की लोक पेंटिंग है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। किस राज्य की? महाराष्ट्र। वारली पेंटिंग। इसके अलावा उत्तर जो सह्याद्री है, उत्तर सह्याद्री, रुकिए इसको ऐसे लिखते हैं। उत्तर सह्याद्री रेंज के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का ये पेंटिंग है। और इसको प्रकृति जो माता है, प्रकृति माता को केंद्र में रखकर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और ये किस राज्य की पेंटिंग है? महाराष्ट्र की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था वारलिंग पेंटिंग किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र राज्य की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दे रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को तो सबको पता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। आपको बताना बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक थे? तो ये 1946 से लेके 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। और इसे ही बिहार केसरी कहा जाता है। और श्री बाबू, याद रखिएगा, श्री बाबू, श्री बाबू और बिहार केसरी दोनों उपाधि किसे दिया गया है? श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी भी कहा जाता है, श्री बाबू भी कहा जाता है। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार का पहला सीएम था, मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर। कौन? श्री कृष्ण। कब से कब तक? 1946 से लेकर 1961। और बिहार केसरी श्री बाबू, दोनों श्री कृष्ण सिंह को ही कहा जाता है। अब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? कब बना था ये नहीं पूछा गया है। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। मुस्लिम महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। इसका शासन कब से कब तक रहा था? 1236 से लेकर 1240 तक शासन रहा इसका। और प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था। तो इसका आंसर जो होगा 44 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1240। याद रखिए, यहाँ से पूछा गया था प्रश्न। और ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कब से कब तक? 1236 से 1240 तक। और ये हटाया कब गया था? 1240 में। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष वाला फीफा हुआ था कतर दोहा में, पता है ना, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहा था, जीता था। और हारा कौन था? फ्रांस। वो पुरुष वाला था। लेकिन फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा वो आपको बताना है। इटली, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो फीफा है इसका संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो संस्थान है, तो ये फीफा फुटबॉल का जो खेल का आयोजन कराता है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अब पुरुष वाला बता दिए कहाँ, वो कतर दोहा में हुआ था। और
जीता कौन था? अर्जेंटीना। हारा कौन था? फ्रांस। और महिला वाला जो 2023 में मेजबानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये करंट से संबंधित प्रश्न था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? हो चुका है, मतलब 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हो चुका है। 5वां संस्करण किस स्टेट में हुआ? तो मध्य प्रदेश में। और पूछा गया कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था? तो 8 शहरों में। कितने शहरों में? 8 शहरों में। और उसमें पहला स्थान रहा था महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका रहा था? महाराष्ट्र का। तो इतने सारे फैक्ट को याद रखना है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित। यहाँ पूछा गया था कितने शहरों में? तो 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। चौथा हुआ था हरियाणा पंचकुला में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन में दिया रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक। सबको पता है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बारे में देखिए, ये केंद्र है, इसके अंदर क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है? प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है, किसी तरह का आवेश नहीं होता। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें ऋण आवेश होता है, याद रखिएगा। इसमें ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। अब प्रोटॉन पर धनावेश, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। और न्यूट्रॉन का खोज जे थॉमसन। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का चैडविक। न्यूट्रॉन का चैडविक, जेम्स चैडविक। तीनों को याद रखिएगा। उसमें कौन सा मतलब चार्ज होता है वो भी याद रखिएगा, और कौन केंद्र में होता है, कौन उसका चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन में दे रखा पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र। तो बता दें धीनोधर की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। ये सब प्रश्न नया आपको लगेगा क्योंकि एसएससी जो पूछता ही है ना वो नया नया प्रश्न पूछता है। और ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है। भावनगर जिला, ये भावनगर किस राज्य में है? गुजरात। तो भावनगर जिले में स्थित है, नया पेज आ गया। भावनगर जिले में स्थित है धीनोधर की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके अलावा जो पूछता है, पूछेगा कि सैडल जो पीक है, सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा ऊंचाई में स्थित है पहाड़ियाँ, सैडल पीक। तो सैडल पीक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम पूछा गया सैडल पीक कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिए। एक पूछता माउंट हैरियट, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोनों याद रखिएगा, माउंट हैरियट, सैडल पीक, दोनों कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अब महाराष्ट्र में क्या है? विल्सन पॉइंट, याद रखिए। महाराष्ट्र में विल्सन पॉइंट है, लेकिन विल्सन हिल्स गुजरात में है, उसे भी लिख लीजिए। विल्सन हिल्स, एक होता है विल्सन पॉइंट। विल्सन जो हिल्स है ये गुजरात में है, लेकिन विल्सन पॉइंट ये महाराष्ट्र में है। दोनों में कन्फ्यूज होइएगा ना, सेम है ना। विल्सन, इसमें हिल्स लग जाएगा तो गुजरात, पॉइंट लग जाएगा तो महाराष्ट्र। और सैडल पीक, माउंट हैरियट, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पूछा गया था धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात में। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? कर्नाटक संबंधित से मतलब कर्नाटक संगीत से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना किस क्षेत्र तक सीमित है कर्नाटक संगीत। ऑप्शन में दे रखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो कर्नाटक वाला तो दक्षिण भारत में वाला ही होगा ना, तो यहाँ गुजरात राजस्थान कहाँ से आएगा? ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, छांटिएगा। हम देख रहे हैं यहाँ ई नहीं होगा, फिर यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश थोड़े आएगा, दक्षिण भारत का बात हो रहा है। यहाँ गुजरात, हरियाणा, राजस्थान ये भी इधर आ गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में कर्नाटक संगीत सीमित है। ये जितना ये जो क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का, तो इसके ही क्षेत्र में कर्नाटक संगीत सीमित है। और प्रश्न पूछा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे एग्जाम एसएससी बार बार पूछे जाते, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न। ये मेरा थंबनेल भी था प्रश्न, कर्नाटक संगीत के
त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न का नाम क्या है? कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न, तीनों का नाम याद रखिएगा, पूछते हैं यहाँ से एग्जाम, ठीक है। एक का नाम है त्यागराज, त्यागराज। उसके बाद मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार। और तीसरा का नाम था क्या? श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। तो कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न है कौन कौन? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री। तीनों का नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहला गुजरात, पहले क्या आएगा? गुजरात। उसके बाद गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है। प्रश्न पूछा गया किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से गुजरती है? नहीं। पंजाब से भी नहीं, केरल से भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से बता दिए, 8 का नाम याद रखिएगा। ये अगर पूछ लेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर कहेगा तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रेखी नहीं रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ पूछेगा तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इसे भी याद रखिएगा। और 0 डिग्री पूछेगा, 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, याद रखिएगा सबको। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपको बताना है। देखिए लेयर इसका, देखिए सबसे निचला परत कौन सा हुआ मंडल का? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल बोलिए या बहिर्मंडल बोलिए, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ये 5 क्रम याद रखिएगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन, इसको ताप मंडल भी बोल सकते हैं। उसके बाद 5वां बाह्य मंडल। अरे नया पेज कहाँ सा जाता है। अब प्रश्न पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, ये जो सबसे निचला परतवायु मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है वो 7 से लेके 12 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। फिर 12 से लेके आगे 12 से लेके 50 तक हो जाएगा समताप, फिर 50 से उधर 80-85 तक मध्य मंडल हो जाएगा। तो यहाँ पूछा था क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो 7 से 12 के बीच होता है, 7 से 12-13 के बीच किलोमीटर के बीच होता है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 दो बार ऑप्शन है, 50 कर लीजिएगा, 50 था, 50 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 6 तो 7 से कम में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और मौसम संबंधी जितनी भी घटना है सब क्षोभ मंडल में, और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। यहाँ से भी ये भी लिख लीजिए, ओजोन परत किस मंडल में है स्थित? ओजोन परत या समताप मंडल में है। अब मौसम संबंधी घटना सब क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह शुरू किया था? खेड़ा सत्याग्रह नाम सुने होंगे, खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। कब हुआ था? तो 1918 में। नेतृत्व किसने किए थे? गांधी जी, किसानों के समर्थन में। तो चारों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पूछा गया था ईस्वी कब हुआ था? तो 1918 में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। चंपारण सत्याग्रह वो भी लिख लीजिए, गांधी जी के द्वारा चला गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है?
देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि मतलब जो राज्य है, राज्य के में किसी अगर बाहरी आक्रमण हो गया किसी भी तरह का या आंतरिक गड़बड़ी में राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 356, 358, 355, 353। तो ये कुछ नया प्रश्न है आपके लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्यों में अगर बाहरी आक्रमण है या आंतरिक गड़बड़ी के कारण राज्यों का रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो यह अनुच्छेद 355 में कहा गया है। इसके अलावा 3 अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन देता है। सबका रिप्लाई करेंगे, कौन सही करता है कौन गलत करता है। किस पादप जगत के पौधे को शैवाल कहा जाता है? यानी शैवाल किसके अंतर्गत आएगा? थैलोफाटा के अंतर्गत, टेरिडोफाटा के अंतर्गत, ब्रायोफाटा के अंतर्गत या एंजियोस्पर्म के अंतर्गत? शैवाल किसके अंतर्गत आएगा? किस पादप जगत के अंतर्गत? किस पादप जगत के पौधे को शैवाल कहा जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं। जो भी होगा इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, साडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।